लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज proportional to product of constant एक्टिविटी होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटीज, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज पता क्या होता है? एक्टिविटीज कॉन्सेंट्रेशन ही होता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और एक्टिविटी जो होता है वो प्रेशर के इक्वल होता है फॉर गैसेस। तो अगर गैसेज हो तो उसका प्रेशर लेना है, सोल्यूशन हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेना है, उसकी एक्टिविटी ही होती है वो। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ रिएक्टेंट्स raised to the power their stoichiometric coefficients। क्या मतलब है इसका? देखो सिंपल भाषा में समझाओ। मान लो एक रिएक्शन है, ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी गिव्स सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स डी। ये रिएक्शन है, इसके रिएक्टेंट ए और बी है। तो इस रिएक्शन का जो रेट है ना, रेट वो पता है किसके प्रोपोर्शनल होगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिविटी को हम कॉन्सेंट्रेशन ही मानेंगे, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके रिएक्टेंट ए और बी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट बी है, तो इसके पावर ए कर दो, इसकी पावर बी कर दो। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए रेस्ट पावर ए बी रेस्ट पावर बी। और अगर आप इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कर दो, ये प्रोपोर्शनल है, यहाँ इक्वालिटी कर दो, तो के टाइम्स ए रेस्ट पावर ए इंटू बी रेस्ट पावर बी। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ गैसेज होता ना तो आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर ले लेते। ठीक है बात? ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो उसके पहले देखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो अब तक हम जो पढ़ते आए हैं ना, वो हम ये पढ़ते आए कि रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट होते हैं, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, अब तक हम यही पढ़ते आए हैं ना। लेकिन पता क्या, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, वो दोनों डायरेक्शन में जाती है। जैसे इसी रिएक्शन की एग्जांपल मैं लेता हूं, ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी, ये बनेगा सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स डी। टाइमर लगा देता हूं यहाँ पे। शुरू शुरू में मान लो क्लोज्ड कंटेनर है, सपोज ए क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है? इसमें मैंने ए और बी रख दिया दोनों। तो शुरू शुरू में तो सिर्फ ए और बी ही होंगे ना, सी और डी तो होंगे नहीं, क्योंकि अभी रिएक्शन तो हुई नहीं है। तो शुरू शुरू में मान लो ए के मैंने एक्स मोल ले लिए, बी के वाई मोल ले लिए, और इन दोनों का तो कोई है ही नहीं, 0 0 है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, सपोज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद क्या रिएक्शन कुछ हो जाएगी? इसके मोल चेंज हो गए, मान लो पी इसके क्यू, कुछ तो कम हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा ना मोल, और इसके कुछ बन जाएंगे, मान लो एम एन कुछ बन गए मोल। ठीक है, अब 1 सेकेंड में क्या है, ये तो टी इज इक्वल टू 0 पे था, सिर्फ ए और बी थे। लेकिन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में क्या होगा, इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। अब क्या है, सी और डी भी आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। तो जो टी इज इक्वल टू 0 पे तो रिएक्शन जा रही थी सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में वो बैकवर्ड भी जाने लगेगी, दोनों दिशा में होने लगेगी रिएक्शन। ये समझ में आ गई बात है? तो अगर मैं यहां लिखूं, देखो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन एफ, इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन बी। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, वो होगा के एफ। ये है ना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, के एफ
मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वो एक्स है। मान लो वॉल्यूम 1 लीटर है, सपोज वॉल्यूम सपोज 1 लीटर है, तो जितने मोल उतनी कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना, तो वो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कर लेता हूँ। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब एक्स रेज टू द पावर ए, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मतलब वाई रेज टू द पावर बी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा ना। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा? 0, क्योंकि बैकवर्ड में तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के तो रिएक्टेंट ये है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट तो ये है ना दोनों। समझ आ रही बात है ना। तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा, है ही नहीं, कुछ है ही। ठीक है ना। अब देखो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा? के एफ पी रेज टू द पावर ए क्यू रेज टू द पावर बी, यही होगा ना बैक फॉरवर्ड का रेट। बैकवर्ड का रेट क्या होगा? ए भी तो फिक्स रहेगा, तो कॉफिशिएंट है ना उसका। ये तो कॉफिशिएंट जैसे ये है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थोड़ी ना चेंज होगी, ये तो फिक्स ही रहेंगे ना। चेंज तो उसके मोल होंगे ना जो रिएक्ट वेक्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात है। चलो अब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा? पी रेस्ट पर ए क्यू रेस्ट टू द पावर बी, है ना। और बैकवर्ड का रेट क्या होगा? कांस्टेंट के बी लग जाएगा, बैकवर्ड का कांस्टेंट के है, के बी टाइम्स एम, है ना। एम रेज टू द पावर सी और एन रेज टू द पावर डी। समझ में आ रही बात? अच्छा, क्या ऐसा जरूरी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वली हो? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। शुरू शुरू में देखो, शुरू शुरू में रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जा रही है और बैकवर्ड तो है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे वैसे वैसे बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगेगी। यही बात है ना। तो शुरू शुरू में क्या होगा ना, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होगी। लेकिन जब बहुत समय बीत जाएगा, बहुत समय बीत जाएगा, मान लो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बहुत समय बीत गया, तो मान लो इसके हैं ये कुछ और लगा लो, एल लगा लो एक, है ना, एक ओ ले लो, और क्या ले लो है एक जेड ले लो, क्यू ले लो, क्यू हो गया। एक्चुअली इतने ही लेते हैं ना वेरिएबल। एच ले लो, चलो ठीक है ना। 0 ये ओ मत लो, ओ 0 लगता है ना। आई ले लो, एल ले लो, एक आई ले लो। हाँ ये आ गया, ठीक है। अब क्या, बहुत समय अगर बीत गया तो बहुत समय होगा, पता क्या, शुरू शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड ज्यादा होगी और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड पहले तो 0 ही है, लेकिन धीरे धीरे बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड फास्ट होने लग जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या है, इक्वल हो जाएगा। बहुत समय के बाद ऐसा ही होने वाला है, ऐसा होगा ना, क्योंकि देखो इसकी स्पीड कम हो रही है। आप देखो, मुझे बताओ एक्स बड़ा है या पी बड़ा है? एक्स ज्यादा है, पी कम होगा ना, उससे कम हो जाएगा ना कुछ। तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है, इसलिए आप ये देखो के एफ तो कांस्टेंट है, यहाँ पे के एफ तो कांस्टेंट है। अगर पी कम होएगा तो आर एफ कम हो जाएगा ना। समझ में आ रही है बात? तो शुरू शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बीतेगी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्लो होने लगेगा। शुरू शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या था, 0 था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बीतेगी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ने लग जाएगा, पिकअप होने लग जाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो रही है। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जितनी फॉरवर्ड है उतनी ही बैकवर्ड है। उस केस में पता है क्या होगा, इनका मोल फिक्स हो जाएगा, सबका फिक्स हो जाएंगे ये। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए टूट रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में ए बन रहा है। जिस स्पीड से ए टूट रहा है उसी स्पीड से ए बन रहा है, तो उसके मोल फिक्स हो जाएंगे। ऐसे हर रिएक्टेंट के साथ होगा, जिस स्पीड से बी टूट रहा है उसी स्पीड से बी बन रहा है, जिस स्पीड से सी टूट रहा है उसी स्पीड से सी बन रहा है, डी के साथ भी वही है। इन सबके मोल फिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं हो रही, सी टूट भी रहा है सी बन भी रहा है, लेकिन जिस स्पीड से टूट रहा है उसी स्पीड से बन रहा है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम हो जाना। समझ में आ गई बात है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, के एफ टाइम्स
एल है ना, एल रेज टू द पावर ए और आई रेज टू द पावर बी, है ना, और बैकवर्ड का के बी जेड रेज टू द पावर सी और एच रेज टू पावर डी। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, समझ में आई बात है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बड़ा था, आर एफ वॉज ग्रेटर देन आर बी, यहाँ पे भी आर एफ वॉज ग्रेटर देन आर बी, बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या हो, आर एफ कम होने लग गया, आर बी बढ़ने लग गया और दोनों बराबर हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो जनरल क्या होता है यहाँ पे, देखो जनरल लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। एक जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल होगा ना, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, के एफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बी इज इक्वल टू बैकवर्ड का क्या है, के बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर डी। अब के एफ अपॉन के बी कर दो, के एफ अपॉन के बी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी डिवाइड बाय ए रेज टू पावर ए इंटू बी रेज टू पावर बी, यही होगा ना के एफ अपॉन के बी ना, के एफ अपॉन के बी देखो, ठीक है। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, क्या है, कुछ नहीं किया। अब क्या है, के एफ भी कांस्टेंट है, के बी भी कांस्टेंट है, तो ये भी तो कांस्टेंट ही होगा ना के, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के एफ अपॉन के बी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, समझ में आई बात। अनलेस आप टेम्परेचर ना बदलो, टेम्परेचर बदलने से बदलेगा ये, और किसी चीज से नहीं बदलने वाला ये, ओके। यही है इक्विलिब्रियम लॉ। देखो सबसे पहला क्या उसने बोला, एट ए गिवन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर नहीं बदलना, ठीक है ना। एट ए गिवन टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लॉ या फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यही लिखा ना अभी हमने, क्लियर हो गया। तो अब ये लिखना आना चाहिए, और इसमें ना कुछ कुछ दो चार बातें और होती हैं, उसी पे बेस्ड अप क्वेश्चंस है, ठीक है। देखते हैं, देखो ये बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इनको। आपको केसी मतलब एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरह का होता है, एक होता है केसी, एक होता है केपी। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन यूज करो तो केसी बोलते हैं, अगर प्रेशर यूज कर लो तो केपी हो जाता है। गैसेस होता है ना, अगर देखो ये जो मैंने लिखा ना के, ये मैंने के लिखा ना, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दो तरह का होता है। ये मैंने केसी लिखा है, मैंने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन यूज किया ना सबकी, जब आप कॉन्सेंट्रेशन यूज करो उसको बोलते हैं केसी। लेकिन अगर आप प्रेशर यूज कर लो ना, जैसे मान लो ये है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 टाइम्स अमोनिया गैस। अब इसका ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर की टर्म में भी लिख सकता हूं, उसको बोलेंगे केपी। केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ अमोनिया, उसका स्क्वायर आएगा, 2 है ना यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। प्रेशर लिखा तो केपी हो गया, केसी क्या होगा इसका, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। समझ में आई बात। तो इक्विलिब्रियम दो तरह का हो सकता है, केसी और केपी, क्लियर है। तो उसने क्वेश्चन में केसी पूछा है, तो देखते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये देखो केसी समझ में आ गया अब क्या है। तो आपको ये 5 इक्वेशन दिए हैं, आपको इनका केसी लिखना है, देखते हैं।
ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये है प्रोडक्ट हमारे, ये है रिएक्टेंट। तो केसी क्या होता है, पहले जो प्रोडक्ट लेने हैं, प्रोडक्ट की पावर उसका कॉफिशिएंट, तो NO का पावर 2, Cl2 का पावर 1 डिवाइड बाय रिएक्टेंट लेना है, रिएक्टेंट का पावर उसका कॉफिशिएंट 2। आ गया इसका केसी, ये केसी है। केपी लिखना होता तो ये होता प्रेशर ऑफ NO, प्रेशर लेना होता प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ NO Cl का स्क्वायर। हाँ, केसी दोनों के लिए हो सकता है, गैस के लिए भी और सॉल्यूशंस के लिए भी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अच्छा, उसने केसी पूछा था ना, तो फर्स्ट तो सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में देखो कॉन्सेप्ट लगेगा एक, यहाँ ना आपको स्टेट देखना पड़ेगा। ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ये जो फर्स्ट था ये होमोजीनियस सिस्टम था, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है, हेट्रोजीनियस। देखो जब भी गैस, मैं आपको पहले तो पॉइंट बता रहा हूं, जब भी कोई गैस सॉलिड या फिर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में हो, समझ में आ रही बात, जब भी कोई गैस सॉलिड या लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में गैस का आपको सिर्फ गैस ही लिखना है, लिक्विड और सॉलिड लिखना ही नहीं है। समझ में आई बात। देखो जैसे ये देखो, ये हमारी इक्वेशन है, हमने जो अब तक पढ़ा उसके अनुसार केसी क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuO का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का 4 और O2 का पावर 1 डिवाइड बाय ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट रेज़ टू द पावर 2, ये होना चाहिए ना। पर पता है क्या, जो इसमें से सॉलिड है ना वो चेंज नहीं होते, मैं बताऊंगा आपको। फाइनल एक्सप्रेशन देखो, फाइनल देखो क्या है, फाइनल मैंने क्या लिख दिया, NO, फाइनल में क्या लिखा, सिर्फ NO रेज़ टू द पावर 4 और O2, फाइनल मैंने सिर्फ यही लिखा। मैंने क्या कर दिया, इसको भी हटा दिया और इसको भी, देखो फाइनल आंसर देखो, इन दोनों को हटा दिया ना। क्यों हटाया, क्योंकि ये सॉलिड थे। अगर गैस सॉलिड या गैस लिक्विड के साथ आ जाए तो सॉलिड और लिक्विड को हटा देते हैं एक्सप्रेशन में से। क्यों हटाते हैं ये बताता हूं, ठीक है। देखो चक्कर क्या है ना, इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती, देखो अगर आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इधर, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास ये रिएक्शन हो रही है, N2 प्लस 3 टाइम्स H2 गिव्स 2 टाइम्स अमोनिया, और ये सारे गैस हैं, ऑल दीज आर गैसेस। गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, वो कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 0 पे मान लो मेरे पास इसके 5 मोल थे, इसके 15 मोल थे, ठीक है। इसके 5 मोल थे, इसके 15 मोल थे, तो 5 मोल N2 था और 15 मोल H2 था। मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, ये तो T इज इक्वल टू 0 पे था, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मान लो इसका 1 मोल बचा। अगर इसके 4 रिएक्ट करके इसके कितने रिएक्ट करेंगे, उसके 12 करेंगे, 3 गुना रिएक्ट करेंगे ना, तो बचेंगे 3। समझ में आ रही बात है, नहीं समझ में आ रही बात। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, इसके 3 करते हैं ना, अगर इसके 4 करके इसके 12 करेंगे ना, तो 12 करेंगे तो 3 बचे, और इसके कितने बनेंगे, 8, 8 बनेंगे ना। तो इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, इसका 1 मोल N2 का आ गया, 3 मोल H2 का आ गया और 8 मोल अमोनिया के आ गए। अब क्या है ना, वॉल्यूम सपोज 1 लीटर है, कंटेनर का वॉल्यूम सपोज 1 लीटर है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय वॉल्यूम 5 है ना। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 हो गया। क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 चेंज हुई, आंसर इज यस, चेंज हुई है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 चेंज हुई है। क्या नहीं चेंज हुआ, वॉल्यूम ऑफ N2 नहीं चेंज हुआ। N2 का वॉल्यूम 1 लीटर ही रहा, लेकिन मोल चेंज हो गए, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गए। तो देखो जब भी कोई गैस रिएक्ट करेगी, उस गैस का वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर कोई सॉलिड रिएक्ट करता है ना, देखो ये सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस बना रहा है, ठीक है, ओके। तो
T इज इक्वल टू 0 पे मान लो इसके 5 मोल हैं, सपोज इसके 5 मोल हैं, यहाँ एक ब्लॉक पड़ा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो सॉलिड है ना, तो ब्लॉक होगा, गैस तो नहीं होगा, ब्लॉक होगा इसका। अब क्या है, इसके 5 मोल हैं, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मुझे नहीं पता, मान लो 3 बच गए, सपोज 3 बच गए, 3 मोल बच गए इसके, तो इसके 3 मोल बन जाएंगे, इसके भी 3 मोल बन जाएंगे, नहीं सॉरी 3 तो 2 बनेंगे, 3 बच गए, 2 रिएक्ट किए ना, 3 बच गए, 2 रिएक्ट किए, तो इसके 2 बन जाएंगे, है ना। तो अब क्या है, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, इसके कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, इसके कितने मोल हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसके कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, और CO2 तो गैस है तो सब जगह फैल जाएगा, तो 2 मोल। समझ में आई बात। सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट पे अपना फोकस लेके आओ। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल चेंज करें, यस और नो बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल चेंज करें इन दोनों में, करें है ना, यहाँ 5 थे, यहाँ 3, लेकिन क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करी है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज करी, क्योंकि वॉल्यूम भी तो कम हो गया। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके नंबर ऑफ मोल भी कम हो गया और वॉल्यूम भी कम हो गया, इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रही। जब सॉलिड रिएक्ट करता है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होती, थ्रू आउट द रिएक्शन उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं होता। गैस में थ्रू आउट द रिएक्शन उसकी कॉन्सेंट्रेशन बदलती है। ये बात समझ में आ रही है, डेंसिटी नहीं बदलती सॉलिड की, रिएक्ट भी करता है ना, कॉन्सेंट्रेशन बदले। इसलिए अब देखो, अगर कोई सॉलिड गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होनी ही नहीं है ना। ये बात समझ में आ रही है, अगर कोई सॉलिड गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है तो उस सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होनी ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज तो कांस्टेंट रहेगी ना, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो फिर कांस्टेंट है तो इसको इधर ही ले जाओ, इसको इधर ही ले जाओ, समझ में आई बात। नाउ दिस अगेन इज अ कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है और ये चेंज नहीं होते क्योंकि ये प्योर सॉलिड्स हैं, तो ये एक कांस्टेंट, इसको केसी डैश बोल देते हैं, तो हम फिर केसी डैश ही लिखते हैं, तो इसको फालतू में लिखना क्यों है, कैलकुलेशन क्यों टफ करनी। समझ में आई बात। इसलिए सॉलिड और प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड हो, अगर उसको गैस के साथ अगर होता तो उसको लिखते ही नहीं है, सिंपल। क्लियर होगी बात, क्यों क्यों करा ऐसा, तो यार ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और आएगा, पहले अच्छा वो आ ही गया यहाँ पे, ओके। थर्ड देखते हैं आप, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है ना, ये एस्टर का, अब ये सारे लिक्विड है, यहाँ कोई गैस नहीं है, देखो ये एस्टर है, एस्टर को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड और अल्कोहल बन रहा है, ये रिएक्शन सारे के सारे रिएक्शन लिक्विड फेज में हो रही है, ठीक है। मैं आपको यहां करके दिखाता हूँ रिएक्शन, देखो ये वाटर है, मान लो वाटर के 1 करोड़ मोल है, वाटर बहुत ज्यादा है, और है एस्टर, ये एस्टर है, सपोज इसके 10 मोल हैं, ठीक है, एस्टर के 10 मोल हैं, यहाँ एस्टर भी पड़ा है, सारा कुछ लिक्विड ही है, एस्टर के 10 मोल हैं, ठीक है। तो रिएक्शन लिख लूं मैं यहाँ पे, CH3 COO C2H5 प्लस H2O, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है CH3 COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पे इसके कितने मोल हैं, 10 मोल, इसके कितने मोल हैं, 10⁻⁷ मोल, बहुत ज्यादा मोल है। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मान लो इसके, मान लो 2 मोल रिएक्ट करके, 5 मोल रिएक्ट करके मान लो, तो 5 बचेंगे, इसके कितने रिएक्ट करेंगे, 10⁻, इसके इतने बचेंगे, इसके 5 बनेंगे, इसके 5 बनेंगे। अब पानी के मोल में कोई फर्क पड़ा बताओ, 1 करोड़ से 5 कम हो गए, कोई फर्क पड़ा, तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली रिमेन सेम। हालांकि आप ये नहीं बोल सकते कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई नहीं है, सॉलिड में तो बिल्कुल ही नहीं चेंज हुई थी, क्योंकि जितना नंबर ऑफ मोल चेंज उतना
वॉल्यूम चेंज हो गया। यहाँ पे देखो रिएक्शन के बाद क्या है कि वॉल्यूम यहाँ पे भी सेम रहता है, क्योंकि लिक्विड को वॉल्यूम तो सारा अवेलेबल है ना उस लिक्विड में। जैसे पानी पहले, एस्टर की बात करो, जैसे एस्टर की बात करो, एस्टर को पहले इतना वॉल्यूम अवेलेबल था घूमने फिरने के लिए, रिएक्शन के बाद भी उसको घूमने फिरने के लिए इतना ही वॉल्यूम अवेलेबल है, तो एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है। समझ में आई बात? क्योंकि सारा कुछ ही लिक्विड था ना, आपस में मिक्स हुआ पड़ा था। क्लियर है ना बात? तो एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हुई है, वाटर की भी चेंज हुई है, लेकिन वाटर की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल उसके बहुत ज्यादा ले रखे थे आपने। ठीक है ना बात है? तो इसलिए यहां पे क्या होगा, इसका मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ये आ गया, ये सही है, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वो है ही इतना ज्यादा, उसमें चेंज ऑलमोस्ट हो ही नहीं रहा। ठीक है बात है? तो इसलिए इसको लिखने की कोई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेगा तो k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO H इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5। बस इतना ही लिखेंगे। अब ये भी कांस्टेंट है, इसको हम k डैश बोलेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस यही है। अगर कोई रिएक्टेंट बहुत ही ज्यादा एक्सेस में हो तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट सेम, इसलिए उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में लिखते नहीं है। और जनरली वो रिएक्टेंट सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट था। समझ में आई बात? ठीक है, तो वाटर अगर सॉल्वेंट हो तो उसको फिर लेना नहीं है आपको इस रिएक्शन में। ठीक है, बस ये तीन ही कॉन्सेप्ट थे इसके। अब हो जाएंगे सारे क्वेश्चन इसके। देखो ये लिख दिया, केसी इसका पूरा लिख दिया, केसी इंटू H2O ये लिख दिया, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इसलिए उसकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, निग्लिजिबल है, तो इसको कांस्टेंट लिया जा सकता है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है तो बस यही आ जाएगा केसी। क्लियर? हाँ ठीक है ना। अब देखते हैं, अब तो सिंपल है क्वेश्चन, तीन कर लिए, फोर्थ और फिफ्थ देखो, ये फोर्थ है। देखो लिखना कैसे क्वेश्चन को, इसका लिखना था पहले, इसका केसी क्या आएगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये है, इसकी पावर 3 है। अब ये तो सॉलिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी, तो इसको इस तरफ ले जाओ, तो फिर ये भी एक कांस्टेंट है केसी डैश, तो केसी डैश इतना आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, सॉलिड को हटा दिया बस। ठीक है, अगला देखो, अगला डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूं। देखो आपको लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने लिखा है आंसर में, पर डायरेक्ट आंसर देखो क्या है, ये सॉलिड है तो आएगा नहीं, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, IF5 का पावर 2 डिवाइड बाय F2 का पावर 5, यही आएगा ना फाइनल। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये उल्टा है क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ गैस, गैस है रिएक्शन में, फॉर अ गैस रिएक्शन इज दिस, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो इसकी बैलेंस, तो ये प्रोडक्ट होते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं, और ये जो होती है उसकी कोफिशिएंट होती है, तो ये क्या आएगा, 4NO गैस प्लस 6H2O गैस, है ना, नीचे रिएक्टेंट होता है ना, गिव्स 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस, यहां गैस लिखना था। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है उसका, ये केसी का एक्सप्रेशन है।